लास्ट क्लास में क्या डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हमारा क्या है ए और दूसरा वेक्टर हमारा क्या है, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर वहां पे क्या है बी है। अच्छा, मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते थे? अगर हम सिंपली अल्फाबेट यूज कर रहे हैं ए और बी तो वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स को वहां पे हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम करते क्या थे? दोनों वेक्टर्स को हम स्केल पे ड्रॉ करते थे। किस तरह से ड्रॉ करना था कि फर्स्ट वेक्टर का हेड किससे कोइंसाइड करना चाहिए? सेकेंड वेक्टर के टेल्स से। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो जब भी हम फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर वहां पे क्या मिल रहा होगा? सी मिल रहा होगा। और जो भी वेक्टर सी था उसका मतलब वहां पे ए प्लस बी था कि नहीं था वहां पे? अच्छा, फिर वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि जितने भी वेक्टर्स हैं सभी वेक्टर हमने स्केल पे ड्रॉ किए नहीं ड्रॉ किए? तो अगर हमने यहां पे इस लाइन की लेंथ को मेजर कर लिया तो क्या मिल जाएगा? अगर इस लाइन की लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर हमने ये एंगल कैलकुलेट कर लिया अल्फा तो क्या दे देगा? ये दे देगा रिजल्टेंट वेक्टर का वहां पे डायरेक्शन। अब जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में वहां पे क्या है? डायरेक्शन भी है। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच के। और एंगल कब मिलता है? एंगल मिलता है जब दोनों वेक्टर्स के टेल टू टेल वहां पे क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। क्या बोल रहा हूं? वो तो मैं बोल रहा हूं, तुम लोग क्या बोल रहे थे? क्या? तो देखो यहां पे जब हम ए और बी को ऐड करने जाएंगे तो रिजल्ट थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है? अगर थीटा को हम वहां पे डिक्रीज कर दें तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी चेंज का मतलब यहां पे क्या है, देख के पता चल रहा है कि अगर थीटा को तुम डिक्रीज कराओगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर थीटा को इंक्रीज कराओगे तो फिर उस केस में जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो वहां पे हम लोगों ने ये बोला था कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उन दोनों वेक्टर्स को पहले हमें किस पे ड्रॉ करना है? स्केल पे। लेकिन हम वेक्टर को ऐड तभी कर पाएंगे जब हमें उन दोनों के बीच का क्या मालूम होना चाहिए? एंगल मालूम होना चाहिए। ये था कि नहीं था? अब मैं अगर यहां पे बोलता हूं मतलब यहां पे कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है? अगर हम यहां पे ट्राइंगल लॉ यूज करें तो कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट होगा? बताओ, ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है और फर्स्ट वेक्टर का हेड किससे कोइंसाइड कर रहा है? सेकंड वेक्टर के टेल से। तो जब हम फर्स्ट का टेल और सेकंड के हेड को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा? तो हम ऐसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे Q किसके बराबर होगा? Q बराबर होगा P प्लस आर के। देखो ऐसा है कि नहीं वहां पर? अब बताओ कौन सा वेक्टर यहां पे रिजल्टेंट है? तो यहां पे देखो आर वेक्टर रिजल्टेंट है कि नहीं है? क्योंकि पी का हेड किससे कोइंसाइड कर रहा है? क्यू के टेल से। तो यहां पे तुम यही बोलोगे, नहीं बोलोगे आर वेक्टर अगर रिजल्टेंट है तो आर किसके बराबर होगा? आर यहां पे होगा पी प्लस क्यू के। देखो यही ट्राइंगल लॉ था कि नहीं था? लेकिन ट्राइंगल लॉ की लिमिटेशन क्या थी?
अबे एंगल की नहीं, ट्राइंगल लॉ की लिमिटेशन थी कि जब भी हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करना जाएंगे तो हमें सभी वेक्टर्स को पहले किस पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, और रिजल्टेंट के लिए हमें टेल और हेड को वहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर इस लाइन की लेंथ को हम क्या करेंगे, तो जो लाइन की लेंथ रहेगी वो हमें क्या दे देगी, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वहां पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर यूज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हम जरूर यूज करते हैं कि यहां पे Q का मतलब हो जाएगा P प्लस आर, यहां पे R का मतलब क्या हो गया, P प्लस Q। लेकिन कभी भी हम ट्राइंगल लॉ को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, ग्राफ पेपर की। तो नेक्स्ट लॉ लिखो वहां पे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे, इट इज यूज्ड। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे, इट इज यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जब भी हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो इसके थ्रू हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, इसके थ्रू हम टू वेक्टर्स को वहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दो से ज्यादा होंगे तब फिर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो हमारे पास एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अच्छा, जब हम सिंपली A और B लिखते हैं तो वो क्या बताता है, वो बताता है उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड को कई बार हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी थी उसके आगे मॉड लगा दो। अगर वेक्टर क्वांटिटी है उसके आगे हमने मॉड लगा दिया तो वो भी क्या बताता है, वो भी बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों तरीके से हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उन दोनों वेक्टर को कंसीडर करो टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, और पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो एक ये साइड था, यही दो साइड्स होते ही नहीं होते पैरेललोग्राम के, और फिर इसके साथ वाला साइड जो रहेगा वो पैरेलल होगा कि नहीं होगा यहां पे, और ये भी इसके वहां पे क्या होगा। अब ये लॉ क्या बोल रहा है, जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनको कंसीडर करो टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने बोला कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। तो जो दो वेक्टर्स हैं उनको हमने टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कंसीडर किया कि नहीं कंसीडर किया। अब बताओ एंगल कौन सा होगा, दोनों के टेल टू टेल मीट कर रहे हैं तो यही एंगल थीटा है कि नहीं। तो एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और ज्योमेट्री हमने किसकी फॉर्म कर दी वहां पे, पैरेललोग्राम की। अच्छा, डायग्राम कभी ऐसा ही बन सकता है, नहीं बन सकता है कि एक वेक्टर A ऐसा है, दूसरा वेक्टर, अब पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री अगर बनानी होगी तो एक साइड ऐसा होगा और एक साइड ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम दो वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे एंगल के साथ, और उन दो वेक्टर्स को हम कंसीडर कर लेंगे टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये भी हमने वहां पे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से है A, अब बताओ इस वेक्टर को अगर हमने इस तरह से
मूव कराया, तो क्या चीज में फर्क आया? ना तो मैग्नीट्यूड में फर्क आया, ना ही क्या फर्क आया। तो ये अभी भी वेक्टर ए ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? लेकिन अगर इसी वेक्टर ए को अगर हम ऐसा क्या कर दें, रोटेट कर दें, तो अब क्या चीज चेंज हो गई? डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो वो वेक्टर सेम रहेगा क्या? तो ये तुम्हारा वहां पे क्या होगा, कोई दूसरा वेक्टर बी सी या डी बन जाएगा वहां पे। तो वहां पे हमने ये देखा था कि अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलली मूव करा रहे हैं तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो अब बताओ, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों साइड पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है कि नहीं सेम है? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर बी है इसको उठा के हमने यहां पे लाके प्लेस किया। बोलो, अब ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते? तो हमने क्या किया, वेक्टर बी को यहां से उठा के यहां पे लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। और ये एंगल कितना बनेगा अभी भी देखोगे तो, अब इसको यहां पे डिफाइन करो, पी क्यू आर एस। अच्छा, अब देखो हो क्या रहा है, जब वेक्टर बी को हम यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस करेंगे तो बताओ अब क्या हो रहा है? बताओ, अब एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर गया कि नहीं कोइंसाइड कर गया? तो अब बताओ, हम यहां पे ट्राइंगल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं नहीं अप्लाई कर सकते हैं? तो अब ट्राइंगल लॉ अप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट कौन सा होगा? रिजल्टेंट यही होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो अब बताओ, यहां पे अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो जब मैं ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन करूंगा तो बताओ यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा? इसको बोलो रिजल्टेंट वेक्टर वहां पे सी। देखो, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे वहां पे? तो हम ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में कि जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, अगर उन दो वेक्टर को हम कंसीडर कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो जो भी इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो क्या दे देगा? वो हमें दे देगा वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर सी। इतना क्लियर हुआ? अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, जो पीएस वेक्टर था उसकी लाइन को यहां पे हमने एक्सटेंड किया, और जो आर है, आर से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हमने क्या किया, पीएस लाइन को एक्सटेंड किया, आर से वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया वहां पे टी। अब ये बताओ, वहां पे राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन रहा है? बोलो, एक ये आर एस टी एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या बोलते थे, जो थीटा का ऑपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? और ये साइड हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, बेस। तो बताओ, अगर हम एस आर टी, अगर एस आर टी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बताओ यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा हो जाएगा आर टी अपॉन आर एस, ये हो जाएगा आर टी। बताओ आर एस का मतलब क्या है? नहीं, आर एस वेक्टर बी है, लेकिन इस लाइन की जो लेंथ रहेगी वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगी कि नहीं होगी? तो यहां पे जो आर एस लाइन है उसकी जगह लिख दो बी, तो आर टी कितना हो जाएगा? आर टी हो जाएगा वहां पे बी साइन थीटा। देखो है कि नहीं? अच्छा बताओ, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तुम कॉस थीटा चेक करोगे तो कॉस थीटा क्या देगा? कॉस थीटा देगा बेस अपॉन आर एस या एस आर, जो भी बोलोगे। अब बताओ एस आर की वैल्यू कितनी है? इस लाइन की लेंथ कितनी? बी। तो जो भी एस टी रहेगा, एस टी की वैल्यू वहां पे बी कॉस थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी वहां पे?
अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आर एस टी है तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल पी आर टी भी है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, पी आर टी जो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर, जो भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर रहेगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा पी टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। देखो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगले स्टेप में तुम क्या लिखोगे? अगले स्टेप में लिखोगे पी आर इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट। अरे हुआ ही नहीं होगा। अब पीटी का मतलब क्या हो गया? पीटी का मतलब हो जाएगा पी एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया आर टी का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा पी आर। अब बताओ पी एस का मतलब क्या है? इस लाइन की जो लेंथ रहेगी वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? तो पी एस को हम क्या लिख सकते हैं? पी एस को हम लिख सकते हैं ए। एस टी की वैल्यू कितनी है? बी कॉस थीटा। अच्छा, आर टी की जगह क्या पुट करोगे? बी साइन थीटा, है इतना? अब बताओ जो पी आर रहेगा, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देता है 1, तो केवल बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहां पे जो पी आर आएगा, पी आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो है कि नहीं है? अच्छा, पी आर क्या है? पी आर बताओ, ये लाइन की लेंथ है कि नहीं है? ये लाइन की लेंथ, और जो इस लाइन की लेंथ होगी बताओ वही वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट। देखो है कि नहीं है? तो अगर हमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हमें अब क्या चाहिए? हमें कोई ग्राफ पेपर की जरूरत है क्या? नहीं, हमें केवल चाहिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दोनों के बीच के एंगल। तो जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, अगर हमें दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है और साथ में मालूम है दोनों के बीच का एंगल, तो ये फॉर्मूला है जिससे हम रिजल्टेंट क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट करो इतना यहां पे। किसमें डेफिनेशन कौन लिखवाई हो? डेफिनेशन है। अबे पॉइंट्स बोले थे मैंने। पॉइंट्स में क्या बोला था कि जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है इसके थ्रू हम केवल दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है या डेफिनेशन है? तो फिर
लिखा? अबे हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अब ये बताओ, ये फॉर्मूला क्या देगा? ये फॉर्मूला देगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें कोई ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, बताओ ये कुछ एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा? अब बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी वहां पे? बताओ, पी आर टी एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? तो अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे किसकी, टेन अल्फा की, तो टेन अल्फा का मतलब आर टी अपॉन पी टी है कि नहीं? आर टी का मतलब क्या हो गया? आर टी का मतलब हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले को अगर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। ये फॉर्मूला देता है मैग्नीट्यूड और ये फॉर्मूला वहां पे क्या दे रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। लिख लिया इतना? हो गया ना? हुआ? अब देखो हमें रिजल्ट क्या मिल गया यहाँ पे? फाइनली रिजल्ट मिल गया कि सी की वैल्यू क्या होती है? अगर सी दो वेक्टर का रिजल्टेंट है तो फॉर्मूला हमारा बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। हमने यहां से क्या बोला? अगर हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो हमें क्या चाहिए? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में क्या चाहिए? उनके बीच का एंगल। अगर इतनी इंफॉर्मेशन दी होगी तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किसी भी वेक्टर का जो एंगल रहता है वो कहां से कहां वेरी करता है? वो वेरी करता है 0 से लेके 180 तक, कुछ भी पॉसिबल है। अब पहला केस देखो, वहां पे मान लो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके बीच का एंगल 0। अब थीटा अगर 0 होगा तो कॉस 0 क्या हो गया? 1। तो जो भी सी रहेगा, सी की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा क्या हो गया? अब बताओ ये किसका होल स्क्वायर है? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हटाओगे तो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए प्लस बी कब होगा? जब उनके बीच का एंगल कितना रहा होगा? वहां पे 0 डिग्री रहा होगा। अच्छा, मान लो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके बीच का एंगल, अच्छा थीटा 90 होता है तो कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? तो यहां पे सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। मान लो थीटा हमारा कितना है? 180, और ट्रिग्नोमेट्री में cos 180 की वैल्यू होती है -1।
अब cos 180 अगर -1 है तो c की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना, तो c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2ab। देखो है कि नहीं। अब बताओ ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर। बताओ दोनों का होल स्क्वायर यही देगा कि नहीं देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब अगर तुम यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो या तो आएगा a माइनस बी या फिर, अब दोनों रिजल्ट को हम कंबाइंड करेंगे, ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम c को लिख देते हैं मॉड ऑफ, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा a माइनस बी, यानी हमें केवल कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, हमें वहां पे कंसिडर करनी है पॉजिटिव वैल्यू। अब ये रिजल्ट्स क्या बताते हैं, ये रिजल्ट बताते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एंगल कहां से कहां है, 0 से 180। तो 0 होगा तो रिजल्टेंट a प्लस बी होगा कि नहीं होगा, और 180 होगा तो या तो a माइनस बी या फिर क्या हो गया b माइनस ए। इसका मतलब है कि जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे उनकी वैल्यू a प्लस बी से लेके कहां तक वेरी करेगी, a माइनस बी तक। और याद होगा लास्ट क्लास में हमने इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ किया था कि ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा था, ब्लॉक पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया था 3 न्यूटन का, दूसरा फोर्स अप्लाई किया था 4 न्यूटन का, और वहां पे हमने पूछा था कि ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। टोटल का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। बताओ एंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है कि एंगल 30 डिग्री है 45 डिग्री है कुछ है। तो अगर एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम पूरे केस कंसिडर करेंगे 0 से लेके 180 तक। अब 0 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, 3 प्लस 4 कितना 7 न्यूटन, 2। 180 होगा तो बड़े में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे जब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर जो रहेगा वो 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन तक कुछ भी पॉसिबल है। क्लियर, इसलिए हमने बोला था कि 3 प्लस 4, अब उसकी वैल्यू 5 भी बन सकती है, 3 प्लस 4 वहां पे क्या दे सकता है, 6 भी दे सकता है। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है जब एंगल कितना है 0 डिग्री, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होता है जब एंगल कितना होता है 180 डिग्री वहां पर। तो लिखो अब इतना,
हो गया? हुआ? अरे हो गया। हो गया ना? अच्छा, उससे पहले देखो यार, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक 10 न्यूटन का फोर्स है, दूसरा 5 न्यूटन का फोर्स है, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्ट कहां से कहां वेरी करेगा? अगर 10 और 5 को हमें ऐड करना है तो जो आंसर रहेगा वो क्या होगा? 10 प्लस 5 से लेके, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 15 न्यूटन से लेके 5 न्यूटन तक। इसका मतलब है कि यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं 10 प्लस 5 11 दे सकता है, नहीं दे सकता? लेकिन कभी ऐसा बोल पाएंगे क्या कि 10 प्लस 5 4 दे देगा? क्योंकि जो भी आंसर रहेगा वो 15 से लेके 5 के बीच में वेरी कर रहा होगा। अच्छा, एक वेक्टर अगर 6 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर 13 न्यूटन, अब इन दोनों को ऐड करें तो आंसर कहां से कहां वेरी करेगा? ए प्लस बी से लेके ए माइनस बी तक। तो 13 माइनस 6, तो हम बोलेंगे 7 न्यूटन से लेके 19 न्यूटन के बीच तक कोई भी वैल्यू यहां पे क्या है? पॉसिबल है। रब कर दूं ना इसे? अब इन सभी केस में कैलकुलेट क्या करना है? इन सभी केस में कैलकुलेट करना है, लिखो वहां पे, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ओवर द ब्लॉक, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ओवर द ब्लॉक। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन सभी केस में फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स। या तो हम रिजल्टेंट फोर्स बोल दे या फिर हम यहां पे क्या बोले? टोटल फोर्स।
हम्म, वो डायग्राम में जो नीचे वाला वो 8 है, 6 है। 8 है। लिखा। अब ये बताओ फर्स्ट केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना है। फर्स्ट केस में अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, बताओ जब भी हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो आंसर किस पर डिपेंड करता है, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल पे। अब बताओ यहां पे एंगल कितना है, और एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट होगा a प्लस बी, तो यहां पे हम बोलेंगे फोर्स कितना, 12 न्यूटन। अच्छा अब यहां पे एंगल कितना, 60, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b इंटू, अबे cos 60 क्या होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, 4 16 प्लस 64 प्लस 32, यही ना। अब चेक करो कितना आ गया रिजल्टेंट, कितना 112 ना। तो बताओ सेकेंड केस में ब्लॉक के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है √112 न्यूटन। अच्छा थर्ड केस में अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो एंगल कितना, और एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब बताओ यहां पे जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके बीच का एंगल कितना, 180, और एंगल अगर 180 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा a माइनस बी या फिर b माइनस ए। तो अब क्या करोगे, 8 माइनस 4 कितना, तो यहां पे रिजल्टेंट 4 न्यूटन होगा कि नहीं होगा वहां पे। अच्छा यहां पे जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके बीच का एंगल अगेन 180। अब फिर से रिजल्टेंट क्या होगा, a माइनस बी, तो 4 माइनस 4 कितना, 0। तो जब भी हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा आंसर किस पर डिपेंड कर रहा होगा, एंगल पर। हो गया, ये करूँ ना रब,
अबे हो गया ना अब तो। अब देखो डायग्राम ड्रॉ करो, यहां पे शो कर रहे हैं वॉल, और जो भी वॉल है वॉल के कांटेक्ट में यहां पे एक ब्लॉक है। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक किसके कांटेक्ट में? वॉल के। और ब्लॉक को हम इस तरह से प्रेस कर रहे हैं विथ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, या ऐसा कर दो विथ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक को हम 12 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। यहां पे ब्लॉक का वेट है, और ब्लॉक का वेट यहां पे दिया है कितना? 5 न्यूटन। अच्छा, साथ में यही बोल रहा है कि सरफेस रफ है, तो यहां पे फ्रिक्शन गिवन है, और फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे 5 न्यूटन है। अच्छा, ये ब्लॉक वॉल को प्रेस कर रहा है कि नहीं प्रेस कर रहा है? और जब कोई चीज प्रेस करती है तो सरफेस वहां पे अप्लाई करती है नॉर्मल, और ये नॉर्मल किसके बराबर है? तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है वहां पे। तो डायग्राम में ब्लॉक दिया है, ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो फोर्स है एफ क्या है? फ्रिक्शन। एन क्या है? नॉर्मल। ये दोनों ही फोर्स वॉल ने अप्लाई किए। ये कौन अप्लाई कर रहा है? ये वॉल अप्लाई कर रही है क्या? नहीं, ये अप्लाई कर रही है अर्थ। और ये कौन अप्लाई कर रहा है? ये अप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट। देखो है कि नहीं वहां पे? अब लिखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। फाइंड आउट द टोटल फोर्स, फाइंड आउट द टोटल फोर्स exerted by the wall, find out the total force, find out the total force exerted by the wall on the block, find out the total force exerted by the wall on the block. हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है अप्लाइड बाय द वॉल। तो हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है? बताना है कि ब्लॉक के ऊपर वॉल ने कितना फोर्स अप्लाई किया। बताओ वॉल कितने फोर्स अप्लाई कर रही है? वॉल यहां पे कितने फोर्स अप्लाई कर रही है? नॉर्मल किसने अप्लाई किया? वॉल ने। फ्रिक्शन कितना अप्लाई किया? वॉल ने। अगर तुम बोलते हो कि वॉल ने 12 + 5 17 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर नहीं है, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब बताओ जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें एक नॉर्मल है, दूसरी, बताओ उनके बीच का एंगल कितना है? तो जो वॉल ने फोर्स अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है √n² प्लस f का स्क्वायर। अब n का कितना हो गया? 12 का 144, 5 का 25, और 169 का मतलब 13 न्यूटन। तो जो भी वॉल है, वॉल ने ब्लॉक के ऊपर 13 न्यूटन का फोर्स क्या किया है? अप्लाई किया है। लिखा?
अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 8 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन and another of 8 Newton can be applied together. A force of 6 Newton and another of 8 Newton can be applied together to produce the effect. A force of 6 Newton and another of 8 Newton can be applied together to produce the effect, to produce the effect of a single force, to produce the effect of a single force of। अब 4 ऑप्शन दिए हैं। जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है 1 न्यूटन, जो सेकंड ऑप्शन दिया है वो दिया है 11 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन दिया है 15 न्यूटन, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑप्शन दिया है 20 न्यूटन। कितना? देखो चेक कर लो, हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? 2। एक कितना है? 6 न्यूटन, दूसरा? तो जब 6 और 8 को ऐड करेंगे तो आंसर तो थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा नहीं दिया है तो हम पूरी वैल्यू कंसिडर करें तो रिजल्ट क्या होगा? 2 न्यूटन से लेके 14 न्यूटन तक रिजल्ट पॉसिबल है। अब चेक करो, 2 से 14 के बीच में केवल 11 ही आएगा कि नहीं आएगा? फिर लिखो नेक्स्ट वहां पे। हो गया? अब लिखो वहां पे, एट वॉट एंगल, एट वॉट एंगल, एट वॉट एंगल शुड, एट वॉट एंगल शुड द टू फोर्स वेक्टर्स, एट वॉट एंगल, एट वॉट एंगल शुड द टू फोर्स वेक्टर, एक दिया है 2f और दूसरा दिया है वहां पे √2f। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्स वेक्टर्स 2f एंड √2f acts so that the resultant force is √10f। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना बोल रहा है? √10f। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? कैलकुलेट क्या करना है हमें? कैलकुलेट करना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो चेक करो एंगल कितना वहां पे।
अबे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया? तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं कैलकुलेट करनी है? रिजल्टेंट कितना दिया है? √10f अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो गया? 4f स्क्वायर √2f का बताओ, √2f का 2f स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? प्लस यहां पे हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू, बताओ यही है कि नहीं है वहां पे? अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10f स्क्वायर 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 6f स्क्वायर। ये हो जाएगा वहां पे 2 इंटू 2 4√2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा एफ स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। 10 माइनस 6 कितना? 4 इक्वल्स टू 4√2 कॉस थीटा। तो जो भी cos थीटा आएगा, cos थीटा की वैल्यू 1/√2 और cos थीटा अगर 1/√2 तो थीटा कितना? 45 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स 2f और √2f को ऐड करने पे √10f बन रहा है तो ये पॉसिबल तभी होगा जब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। हो गया? हो गया ना? अब तो लिखो अब टू फोर्सेस, लिखो यहां पे टू फोर्सेस while acting on a particle, two forces while acting on a particle in opposite direction, two forces while acting on a particle in opposite direction have the resultant of 10 Newton. Two forces while acting on a particle in opposite direction have the resultant of 10 Newton. If they act at right angle to each other, if they act at right angles to each other, the resultant is found to be 50 Newton. If they act at right angle to each other, the resultant is found to be 50 Newton. Find the two forces. The resultant is found to be 50 Newton. Find the two forces.
बताओ पहले दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लो अगर एक वेक्टर F1 है और दूसरा कितना है, और मान लो F1 बड़ा है किससे, तो जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो F1 माइनस F2 होगा कि नहीं होगा। और इनका रिजल्टेंट कितना दिया है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अबे रिजल्टेंट 10 दिया है, 50 कहां दिया है। टू फोर्सेस वाइल एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैव द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। तो जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट F1 माइनस F2 इसकी वैल्यू 10 न्यूटन होगी कि नहीं होगी। फिर सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस में दोनों कैसे लग रहे हैं, 90 डिग्री पे। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या करना है इन दोनों इक्वेशन से, F1 और F2 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। करो, कैसे कैलकुलेट करोगे F1 F2 की वैल्यू को, और ध्यान ना F1 F2 मैग्नीट्यूड है तो ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो अब क्या करो, पहले इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो, तो क्या बन जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल्स टू होगा। अब F1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, तो F1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2500। अब लिख सकते नहीं सकते हैं भाई, F1 निकाल रहे हो, F2 को उधर लेके जाओ तो 10 प्लस F2 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, F2 स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 F2 प्लस F2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2500। अब क्या करोगे यहां पे, F2 स्क्वायर क्या दे देगा, 2F2 स्क्वायर, फिर 2F2 स्क्वायर प्लस 20F2, ये इधर जाएगा तो -2400 इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी F2 स्क्वायर प्लस 10F2 माइनस, देखो सही लिखा ही नहीं लिखा वहां पे, 2 से डिवाइड करो तो F2 स्क्वायर प्लस 10F2 माइनस 1200 इक्वल्स 0। बताओ अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो रूट्स क्या होंगे, F2 इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4 इंटू 12, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है कि नहीं है। अब अगले स्टेप में F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 प्लस माइनस ये 4900 यानी 70 डिवाइडेड बाई 2। हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हो गया -10 प्लस 70 बाई 2, तो ये 30 न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब F2 अगर 30 न्यूटन है तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, F1 की। बताओ F1 कितना देगा, $40 होगा कि नहीं होगा। अरे पुट करोगे F2 तो F2 उधर जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो चेक करो 40 न्यूटन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मालूम ही नहीं क्या चल रहा है। क्या होता है वेक्टर, क्या होता है वेक्टर, हाँ, जबकि मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी ग्रुप में, तो फिर देखी थी, कौन देखे, है ना।
लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा तरीका a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी निकलेगा, नहीं निकलेगा? अबे एक क्या, हाँ बोलो। A plus B whole square equals to अबे पहले हम लिखेंगे f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, क्या देगा? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 देगा। f1 माइनस f2 क्या है? 10 का स्क्वायर। f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो ये 2500 होगा माइनस ट्वाइस ऑफ f1 f2। तो अगले स्टेप में 2f1 f2 की वैल्यू 2400 आ रही कि नहीं आ रही? फिर अगले स्टेप में लिखो f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर क्या देगा? f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर देगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2500 ट्वाइस ऑफ f1 f2। तो ये कितना बन गया? 4900। तो यहां से बोल सकते हो कि f1 प्लस f2, तो f1 प्लस f2 70 है और f1 माइनस f2 क्या है? 10 है। तो यहां से भी दो इक्वेशन को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ f1 कितना बन गया? 80। तो चेक करो f1 की वैल्यू यहां से फिर वही निकल रही, नहीं निकल रही? लिखा? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे, लिखो टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अरे क्या लिखना है, मैथ्स है। हुआ? अबे लिखो अब तो, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, two forces of equal magnitude are acting at a point. Two forces of equal magnitude are acting at a point. Two forces of equal magnitude are acting at a point. The magnitude of their resultant. Two forces of equal magnitude are acting at a point. The magnitude of their resultant is equal to magnitude of either, is equal to magnitude of either. Find the angle between the force vector. Find the angle between the force vector. Find the angle between the force vector.
बोलो कितना आ रहा है? कितना? अबे इंग्लिश आती, समझ में आती नहीं समझ में आती है? अबे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? यही बोल रहा है ना कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? तो इसका अगर मैग्नीट्यूड एक्स है तो इसका भी क्या है? अब क्या बोल रहा है? अगर सी हमारा क्या है? सी रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट भी कितना आ रहा है? तो क्या कैलकुलेट करना है? अबे एंगल कैलकुलेट करना है। अब हमें कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच का एंगल। अब बताओ, ए और बी के बीच का अगर एंगल कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला यही था कि नहीं था? सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सी की वैल्यू कितनी? एक्स। ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स, अब दोनों साइड स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या देगा? एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा? 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इधर लेके जाओ तो 2 कॉस थीटा किसके बराबर? -1 के बराबर। कॉस थीटा कितना? और ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलते हैं? कॉस थीटा अगर -1/2 है तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है। ये बहुत कॉमन वैल्यू है कि कॉस 120, ये बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स में, कि कॉस 120 की वैल्यू -1/2 है। तो कॉस थीटा अगर -1/2 निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना? 120 डिग्री है। हो गया? अबे हुआ कि नहीं हुआ? लिखो, नेक्स्ट लिखो वहां पे। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस acting at a point, the sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton, 16. The sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton, 16. If their resultant is normal, if their resultant is normal to the smaller force, if their resultant is normal to the smaller force,
and has a magnitude of 8 Newton, and has a magnitude of 8 Newton, of 8 Newton, then the forces are, then the forces are, पहला ऑप्शन लिखो वहां पे 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन लिखो 8 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। फिर थर्ड ऑप्शन लिखो 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। और फोर्थ ऑप्शन लिखो वहां पे 2 न्यूटन एंड 14 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। क्या बोल रहे हो? ये बताओ मुझे वहां पे, अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी, तो इनका रिजल्टेंट कहां मिलता है? अबे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट कहां मिलेगा? अबे रिजल्टेंट मिलेगा जब हम वहां पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या करेंगे। तो अब क्या करोगे यहां पे, अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इनको अगर हमने टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कंसीडर किया है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अबे रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा? अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का? शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं स्टेटमेंट पूछ रहा हूं। क्या? कौन सा डायगोनल? डायगोनल दो होते हैं पैरेललोग्राम के, याद है? अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। हाँ, तो तुमने क्या बोला अभी? मतलब अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के दो साइड्स हो गए तो उनका डायगोनल, तो उनका डायगोनल कौन सा? ये भी तो डायगोनल है, ये डायगोनल लेना है। क्या क्या क्या? डायगोनल कैसे? Sir, when the tail of the two vectors meet with the diagonal, the diagonal is like. हाँ हाँ, बोलो। Diagonal joining the head of vector B, second vector, and tail of first vector. टेल और उसकी बात ही नहीं करेंगे।
भाई हमने दो साइड्स को क्या हमने दो वेक्टर को कंसिडर किया है टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें क्या बोलना है कि अगर दो वेक्टर को हमने कंसिडर किया है टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम तो रिजल्टेंट क्या है? डायगोनल। कौन सा डायगोनल? कोई जरूरी है लॉन्गेस्ट होगा? हाँ, तो क्या बोलेंगे उसको? हो सकता है ना सर, क्योंकि मैं वो जो ऊपर का है उसको भी ए कंसीडर कर सकती हूँ, तो इसको हाँ मतलब दोनों डायगोनल सेम ही होंगे। दोनों डायगोनल कैसे होंगे? पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल नहीं, वो भी हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, तो ऐसी डायगोनल भी सेम रिजल्टेंट में नहीं ऐसा बनेगा ना। डायगोनल ज्वाइनिंग, हाँ, अबे उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो डायगोनल होगा वही देगा ना रिजल्टेंट। क्या? हाँ, तो बोलेंगे क्या अब? हाँ, तो स्टेटमेंट क्या रहेगा पूरा? हाँ, डायगोनल किसका? पैरेललोग्राम तो आया ही नहीं। हाँ, क्या बोलेंगे स्टेटमेंट? अबे समझा तो दिया हिंदी में, और उसको इंग्लिश में तो बोलना है। और क्या बोलना है? क्या बोलेंगे अब? तू बोल, क्या बोलेंगे स्टेटमेंट? अरे शिफ्ट क्या है? डेफिनेशन जब लेने आए तो शिफ्ट की बात करोगे क्या वहां पे? अबे जिन दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, अगर उनको हमने क्या कंसिडर किया है? टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो क्या होगा? उनके बीच का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा। तो अब क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? हाँ, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या? टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल बिटवीन टू। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पे गलती है अभी तो। ये बताओ जरा, एक वेक्टर अगर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो हमने क्या बोला है? जो डायगोनल बनेगा वही रिजल्टेंट देगा कि नहीं देगा? तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक वेक्टर यहां पे हो, दूसरा वेक्टर यहां पे हो, और रिजल्टेंट ऐसा कहीं मिले? कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि नहीं? तो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? उनके बीच में कहीं मिलेगा, बाहर कहीं मिलेगा क्या? एक वेक्टर अगर ऐसा, दूसरा वेक्टर, तो बताओ इनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा? इन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करें और जो रिजल्टेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा। रिजल्टेंट यहां कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बताओ, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट कैसा है? तो अब डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर एक वेक्टर यहां पे है ए, दूसरा वेक्टर कैसा होना चाहिए? एक वेक्टर अगर ऐसा है ए, तो बताओ दूसरा वेक्टर बी कुछ ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तभी तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहेगा वो बीच में कहीं होगा कि नहीं होगा? और वो ऐसा यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। बताओ ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अब क्या करें? अब क्या करें भाई? कौन सा वेक्टर छोटा होगा भाई? इस डायग्राम में जो ए रहेगा, ए हमारी क्या होगी? स्मॉलर वैल्यू होगी वहां पे। तो ए स्मॉलर वैल्यू होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए
स्मॉल है, बी बड़ा है। अच्छा, ए और बी क्या है? ए और बी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? और फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? फर्स्ट लाइन में बोल रहा है सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका सम कितना? ये रिजल्टेंट है क्या? अरे गधे हो, कहाँ रिजल्टेंट? पढ़े रहा लैंग्वेज, इंग्लिश पढ़ते हो? क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है क्या? इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 16? क्या बोल रहा है? जो दो वेक्टर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है उसका सम वहां पे 16 होना चाहिए। इसका मतलब हो सकता है एक 10 हो तो दूसरा 6 हो, एक 12 होगा तो दूसरा क्या होगा? 4। तो इस तरह से कोई भी दो वेक्टर्स निकल के आ सकते हैं। लेकिन जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर परपेंडिकुलर है कि नहीं? रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है? रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है? तो सी की वैल्यू 8 दिए कि नहीं दिए? ये 8 न्यूटन, ये 16 न्यूटन, इतना दिया हुआ है। अब क्या करें? अब अगर तुम पैरेललोग्राम बनाओगे तो पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अबे ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, और इनके बीच का जो डायगोनल रहेगा वही रिजल्टेंट होगा। अब बताओ, बी वेक्टर को यहां से उठा के ऐसे प्लेस कर सकते हैं कि नहीं प्लेस कर सकते हैं? तो अगले स्टेप में डायग्राम ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया वहां पे बी वेक्टर, और सी हो गया रिजल्टेंट। देखो डायग्राम ऐसा बन गया कि नहीं बन गया वहां पे? अब बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? और राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। इसकी लेंथ कितनी? 8। अब ये लेंथ कितनी? अबे ए, ये बी। तो पाइथागोरस थ्योरम से यूज करोगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी का मतलब क्या हो गया? देखो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे। अब क्या लिखे वहां पे? इसको उधर लेके जाओगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो गया बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। और बताओ a प्लस बी कितना होता है? पुट करो 16। तो b माइनस ए क्या? 16। 64 डिवाइड बाई 16 4। तो b माइनस ए 4 और a प्लस बी। अब दोनों को ऐड कर दो जरा, बताओ दोनों को ऐड करोगे तो a से क्या होगा? तो 2b इक्वल्स टू 20। b की वैल्यू, और b अगर 10 होगा तो a वहां पे क्या हो गया? 6। अब चेक करो, जो ऑप्शन दिए 4 उसमें एक ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है? 10 और 6। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो। लिखो वहां पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस, out of the following pair of forces the resultant of which cannot give 4 Newton. First option लिखो 2 Newton and 2 Newton. Second option लिखो 2 Newton and 4 Newton. आंसर बता रहे हैं 4. Out of the following pair of forces, out of the following pairs of forces the resultant of which cannot be 4 Newton. यानी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में फोर्स के पेयर दिए हुए हैं और बताएं इनमें से किसका रिजल्टेंट 4 नहीं हो सकता। जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है 2,2। दूसरा ऑप्शन दिया है वहां पे 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। तीसरा दिया है 2 न्यूटन, 6 न्यूटन, और चौथा दिया है 2,
8। अब बताना है इनमें से किसका रिजल्टेंट 4 नहीं हो सकता। क्या बोला है क्वेश्चन में? 4 नहीं हो सकता। अबे प्रॉपर्टी क्या लिखवाई? जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आंसर किस पे डिपेंड करता है? आंसर डिपेंड करता है एंगल पे। तो यहां पे वैल्यू क्या होगी? 2 - 2 0 से लेके 4 होगी। यहां पे 4 - 2 2 से लेके 6 होगी। यहां पे 6 - 2 4 से लेके, बताओ इसमें भी 4 होगा कि नहीं होगा? इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? तो 8 - 2 6 न्यूटन से लेके, बताओ 6 से 10 के बीच में 4 आता है क्या? तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है वहां पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन। आया कि नहीं है? लिखो फिर नेक्स्ट। तो नहीं हो गया ब्रेक, तो उससे क्या हो गया? ब्रेक से लिखो वहां पे, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 8 न्यूटन, a force of 6 Newton and another of 8 Newton can be applied to produce the effect of a single force. A force of 6 Newton and another of 8 Newton can be applied to produce the effect of a single force equal to, चार ऑप्शन दिए हैं। effect of a single force equal to, पहला ऑप्शन लिखो 1 न्यूटन, दूसरा 10, तीसरा 16, चौथा 0। पहला क्या है? 1 न्यूटन, दूसरा 10, तीसरा 16, चौथा 0। तो कौन से दो फोर्स दिए हैं? 6 और 8। बताओ 6 और 8 मिलके क्या बनाएंगे? बस। अबे 2 और नहीं, 2 से लेके 14 तक। अब चेक करो 2 से लेके 14 में कौन कौन सी वैल्यूज आती है? 10 आता है कि नहीं आता है? 16 आता है? तो बस ऑप्शन क्या है? 2। अबे 10 न्यूटन